सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार आज आप लोगों को क्लास 12 वेदांत भाग 2 पाठ 3 अतीत में दबे पांव लेखक ओम थानवी जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं और ये भी बताएंगे कि अतीत में दबे पांव जो शीर्षक है वो किसको लक्षित करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम ओम थानवी जी के संदर्भ में प्राप्त करना चाहते हैं। ओम थानवी जी का जन्म सन 1957 ईस्वी राजस्थान बीकानेर में हुआ और यहीं से आपकी विद्यालयी शिक्षा भी प्रारंभ हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने व्यावसायिक प्रशासन में एम.कॉम भी किया और यहीं से ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव पद पर भी आसीन हुए। राजस्थान पत्रिका में भी आपने काफी लंबे समय तक कार्य किया और इतना ही नहीं, चित्रपट अथवा चलचित्र से भी आपका गहरा लगाव था और आपने अभिनेता और निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। आपको कई पुरस्कार भी मिले, जिसमें गणेश शंकर पुरस्कार मुख्य रूप से। यह अतीत में दबे हुए पांव एक यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। हिंदी गद्य की जो दो विधाएं हैं, रिपोर्ट और यात्रा वृतांत, ये दोनों का मिला जुला हुआ रूप ये अतीत में दबे पांव है। और इसमें ऐसे दो प्राचीन महानगरों का उद्घाटन हुआ है जो हमारी संस्कृति के विरासत में रहे हैं, हमारी संस्कृति के विसात में रहे हैं। इस पाठ में विश्व के सबसे बड़े व पुराने और नियोजित शहरों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वर्णन बड़ी ही बाखूबी से किया गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक ये दो शहरों का जो पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान जो खोज निकाला, उसी का वर्णन, उसी का विवरण यहां पर ओम थानवी जी ने बड़ी तटस्थता से प्रस्तुत किया है। ये हमारी हेरिटेजेस हैं, ये हमारी विरासत है, इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। ऐसी पता नहीं कितनी विरासतें हमारी ज़मींदोज़ हैं और पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस क्षेत्र में शासिक कार्य कर रहा है और हमको अपने अतीत से, अतीत की सभ्यता से, अतीत की संस्कृति से, रहन सहन से, आहार विहार से, नगर नियोजन से, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि के संदर्भ में जानने में बड़ी सहजता होती है। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर था और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वोटों का टीला।
मोहनजोदड़ो का तात्पर्य मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित था, जो कि छोटे छोटे टीलों में विभक्त था। छोटे छोटे टीले बना करके एक नगर के रूप में इसको बसाया गया था। यहां पर मोहनजोदड़ो में बहुत ही प्राचीन और बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हमारे इतिहासकारों को कयास लगाने और अध्ययन करने में बड़ी सहजता प्राप्त हुई। अगर हम इसकी नगर विन्यास और नगर नियोजन की व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो यह अपने आप में अद्वितीय है। ऐसी नगर योजना आज भी हमको देखने को नहीं मिलती है जो हमारे मोहनजोदड़ो में था। लेखक ने हर हो चुके टीलों, अस्तानागार, मृदभांड, कुएं, तालाब, मकान आदि का उल्लेख किया है। यहां से इतनी चीजें खुदाई में प्राप्त हुई जिसको देखने से ऐसा लगता है कि शहर एक भव्य और नियोजित तरीके से बसा हुआ था। अत्यंत उच्च कोटि की व्यवस्था वहां पर उपलब्ध थी। बस्ती में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो उसकी विपरीत दिशा में खुलते थे। सभी नालियां ऊपर से ढकी हुई थी, जल निकासी का उचित प्रबंध था, जो आज हम भी नहीं देखते हैं। नाली तो हमारे यहां बन जाती है, किंतु उसको ढकने का प्राविधान आज भी हमारे यहां नहीं है। लेकिन वहां पर जल निकासी का इतना उचित प्रबंध था कि हर घरों से नाली निकलने की व्यवस्था थी और उन नालियों को ऊपर से ढकने की भी व्यवस्था थी। और वे नालियां पक्की ईंटें से बनी हुई हैं और बस बगल में ही नगर में 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा एक महाकुंड भी मिला हुआ है। इसकी दीवारें और तल पक्की ईंटों से बनी हुई है। कुंड के आसपास 8 स्नानागार हैं। इससे यह साबित होता है कि सामूहिक स्नान की भी परंपरा रही है। कुंड में शुद्ध पानी बना रहे, इसलिए बाहर का पानी अंदर ना आ पाए, ऐसी भी व्यवस्था उस कुंड में बनी हुई थी। और पानी कुंड में भरने के लिए कुंड के पास में ही एक कुएं का भी प्रबंध है। इतना ही नहीं, मोहनजोदड़ो में एक विशाल कोठार भी प्राप्त हुआ है, जिसको देखने से ये लगता है कि अनाज रखने का भी प्रबंध वे लोग करते थे। उसमें अनाज भी रखा जाता था। कोठार इस बात की ओर संकेत करता है कि संग्रह करने की भी व्यवस्था हमारे मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों में थी।
अनाज के रूप में वे उन्नत किस्म की खेती किया करते थे, जिसके निशान खुदाई के दौरान साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हुए हैं। अनाज के रूप में कपास, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा आदि के भी प्रमाण मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भव्य राजमहल का और न ही भव्य मंदिर का कोई प्रारूप मिला है। अर्थात इससे यह साबित होता है कि लोगों में भव्यता तो थी, किंतु लोगों में विशिष्ट बनने की कोई तृष्णा नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि ये बात साबित करते हैं कि लोगों में समानता थी। आडंबर नहीं था, क्योंकि कहा भी जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में आडंबर का अभाव था। निश्चित तौर पर विकसित होते हुए भी यह सभ्यता आडंबर से परे थी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि दिखावा नहीं था, वास्तविकता थी। लोग कला को अत्यंत सराहना की दृष्टि से देखते थे और उसमें उनकी रुचि थी। नगर नियोजन, धातु और पत्थर की मूर्तियों, मृदभांड, उन पर निर्मित चित्र, मानव और अन्य आकृतियां, मोहरे, उन पर बड़ी ही बारीकी से उकेरी गई हैं। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की जो उसकी खूबी है वो उसका सौंदर्य है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित। तो बच्चों, अतीत में दबे हुए पांव के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के संदर्भ में हुए खनन के माध्यम से जो तथ्य जब सामने उभर करके आए हैं, उनके आधार पर हम यह अवश्य कह सकते हैं कि हमारी ये जो दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं, ये प्राचीन नगर हैं, ये सभ्यता की पराकाष्ठा थी, जिनमें हर किसी भी प्रकार की व्यवस्था का प्रमाण हमको वहां से मिलता है। और यह भी मिलता है कि इस सभ्यता में हम में समानता थी। असमानता का बीजारोपण कहीं कहीं से भी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। और इसीलिए हमारे इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने ये कयास लगाया है कि यह हमारी जो व्यवस्था थी, ये राजपोषित और धर्म पोषित न होकर के समाज पोषित थी। अर्थात हम यह कह सकते थे, यह कह सकते हैं कि ये समाजवादी व्यवस्था के आधार पर सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था, समता का व्यवहार किया जाता था। किसी भी प्रकार का किसी के साथ व्यवहार ऐसा नहीं होता था कि उसे अकेलापन महसूस हो, क्योंकि ऐसे कहीं बस विशाल मंदिर और ना ही राज महल मिला है जिसके आधार पर हम इसको सामाजिक विभिन्नता मान सकते। बच्चों, इस संक्षिप्त व्याख्यान के माध्यम से अतीत में दबे हुए पांव की जो व्याख्या प्रस्तुत की गई, समरी प्रस्तुत की गई, इसके माध्यम से हम आशा करते हैं कि इस पाठ को समझने में आपको बहुत ही सरलता होगी, सहजता होगी। और कुछ बिंदु अगर छूटा हुआ होगा तो उसको कमेंट में जरूर बताइए, उसको भी व्याख्यायित करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।